गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे आपके नीट के क्वेश्चन जो आपके नीट के लिए, जेई के लिए एंड कुछ सम एडवांस यूपी एसएससी बोर्ड के लिए जो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑन इट्स एक्सियल लाइन। यानी आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जनरल ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि हम एक ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, इस पे आप कुछ एंगल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए ओ बी एंगल लेते हैं। तो जनरली यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल लाइन के लिए सीधे यदि आप ड्रा करते हैं, ऐसे एक लाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप पढ़ते हैं हिंदी में वैद्युतीय ध्रुव, यानी P से इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू फॉर्मूला 2Q L sin थीटा, यह फॉर्मूला होता है। याद आ रहा होगा आप लोग को, आपको भी याद आ रहा होगा P इक्वल टू 2Q sin थीटा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन पे ये कितना एंगल आएगा, एक्सियल लाइन ये बताएगा कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है और ये भी आगे बढ़ जाए, ये भी तो 90 हो जाएगा, हाँ 90 हो जाएगा। और जब 90 हो जाएगा तो 180, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द, इसका सेंस होता है 0, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेंगे किसी रीजन से, वो जो रीजन हमें रिसीव होता है उस कंडीशन में यहाँ पे P जो है हमारा क्या होता है, आपका 0 होता है। तो 0 कब आएगा, जब एक गिलवा यहाँ पैसे आगे बढ़ जाएगा तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कितना सा लिख दिया 180, तो P = 2Q L sin 180 डिग्री, और sin 180 की वैल्यू क्या होता है 0, इसकी वैल्यू होता है 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई इतने साथ करेंगे तो P = क्या आ गया आपका 0, यानी यहाँ एक्सियल लाइन पे जो हमारा पॉइंट मिलता है वो होता है 0, और 0 किस कंडीशन में होगा, जब 180 डिग्री होगा तो बन जाएगा। बस फॉर्मूला आपको यही माइंड रखना था कि P = 2Q sin थीटा, तो यहाँ पे 0 तभी आता है जब sin 180 रहता है, तो चाहे sin 180 रहे और चाहे 0 रहे तो 0 पे भी आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इट्स, इसीलिए 0 नहीं लेंगे। कह रहा कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र है उस कंडीशन पे एक्सियल लाइन अच्छी पर, एक्सियल लाइन का मतलब वो अच्छी स्थिति पर वो कितना होगा, तो 0 से बढ़ के है, यानी 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री से आगे है। तो जब 0 डिग्री नहीं लेंगे तो यानी कितना 180 पाएगा। जबकि आप कह सकते थे सर ये भी तो होता है 0 पे भी तो होता है sin 0 डिग्री पे, तो sin 0 पे भी 0 होता है, लेकिन यहाँ एक्सियल लाइन दिया है, एक्सियल लाइन का मतलब होता है एकदम सीधे स्ट्रेट गया है, तो बस ये आंसर होता है 0। तो इसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे को लिया देंगे, टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाता है ऐसे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, थैंक यू। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं आपके। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अर्थात देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिए ध्यान से, जो वैद्युत क्षेत्र है, आप इंग्लिश समझते रहिए, थोड़ा सा जो लोग मुझे बता दे रहे हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र जो है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर फ्लक्स है, हिंदी फ्लक्स होगा, फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स का जो पॉइंट होगा ना वह इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस पे वैद्युत क्षेत्र पे कितना होगा, बोले तो हिंदी आपका वैद्युत क्षेत्र पर कितना होगा। तो आप लोग को याद आ रहा होगा दूसरे चैप्टर में बताया गया था
कि सपोज करते हैं यदि ऐसा कोई बॉडी है, इस बॉडी से हम ये कहते हैं कोई भी इमेजिनरी लाइन आता है तो यहाँ जो क्लोज सरफेस होगा ना, क्लोज सरफेस, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोज सरफेस पे, तो कुल जितने भी यहाँ पे आपके चार्ज आएंगे तो इसका एरिया जो होगा, एरिया, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो होगा हमारा DA मिनिमम सपोज करता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये फॉर्मूला बन के आता है कि 5EA cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा, ये का मतलब ये DA, ये यहाँ पर ऐसा जाएगा, नेट DA भी लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना रहेगा कि भाई टोटल यदि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें यहाँ पे की जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें की जा रही हैं, तो ये बता रहे कि कितना होगा, इसका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, अदरवाइज जीरो होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गिवन किया हुआ है। तो अब दिमाग लगाइएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लड एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कुल, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जब बहुत ज़्यादा हो तो सब यहाँ पे समराइज हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं, राइट। और जब इकट्ठा हो जा रहे हैं, जब इकट्ठा हो रहे हैं तो जनरली आप यहाँ पे ये दिमाग लगाओगे कि जब इकट्ठा हो रहे हैं तो टोटल हम सपोज कर रहे हैं, तो इसमें कोई एकदम एक्यूट से भी नीचे आएगा, कोई एक्यूट से ऊपर आएगा, मतलब कोई जो है 90 से कम या 90 से अधिक, तो टोटल यहाँ पे जो होगा टोटल वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यानी ये लंबवत होंगे, लंबवत। तो जब लंबवत होंगे तो डेट मीन्स यहाँ पे जो क्रिएटेशन एंगल होगा ना, इसका क्रिएटेशन एंगल सीधे यहाँ पर पूरा आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब साइन यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो बताइए यहाँ पे कुछ भी रहे ई दिए कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0, और जब मल्टीप्लाई करके क्या करता है 0 है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा आपका वैद्युत क्षेत्र पे जो है यहाँ पर कुल क्या रिसीव होगा, 0 होगा। बस इतना, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये कास्ट है, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा था कि मान लीजिए आपको ये बताया जाए कि द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड by a total surface area of sphere at the center, स्पीयर है, ये तो स्पीयर नहीं है, सॉलिड है लेकिन पूरा स्पीयर नहीं है, स्पीयर में इस बना रही स्पीयर, मतलब इसको बोलते हैं बाबू गोली, गोली या गोला, ऐसे कंफर्म। जब यह बना लिया तो इसकी मेन सेंटर से, राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे एंगल बनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल हम लिख चले थे 90 डिग्री, यहाँ पे बनना है थीटा, और जब थीटा बनना है तो ये चीज़ें यहाँ से ले जाके आप कट करिए, ये यहाँ कट हो गया था, इतना निकल जाएगा। अब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यदि आप इमेजिनेशन करें तो ऐसे ही भाग बचेगा ना, ऐसे मतलब कुछ करके बस फिगर और बढ़िया बनाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू द लॉ बाय हेल्प ऑफ द गॉस लॉ याद आ रहा होगा आप लोग को, तुरंत आपके दिमाग में वो ये तो यहाँ होता है। तो इसमें जो है जो रेडियन स्टेरेडियन के हम वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, रेडियन स्टेरेडियन की वैल्यू यदि देखा जाता है तो कितना आता है हमारा, यहाँ पे ये होता है कि भाई कितना एरिया है, ठीक है, बाई कितना आपका वो बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं रेडियन आर इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, चलिए यहाँ पे से देते हैं कोण इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, यानी चाप बाई त्रिज्या, तो ये ले जाते हैं, कट कर रहे हैं ना, कट हो जा रहा है, करेक्ट, कट हो जा रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो एरिया हम ये देख पा रहे हैं कि ये सब स्फीयर है,
स्फीयर, और यहाँ पे एक बन रहा ओमेगा, इस द नेम ऑफ द, यहाँ पे ओमेगा, डी ओमेगा भी दर्शा सकते हैं, देयर इज द डी ओमेगा। तो अब यहाँ दिमाग जो है ये ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसका आर्क का ये एरिया, यहाँ पे इसका एरिया काटे तो क्षेत्रफल होता है, कौन सा क्षेत्रफल, ये स्फीयर होने की वजह से, गोला होने के, आप पढ़ते ना गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, स्फीयर से वॉल्यूम एंड एरिया, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे हमारा रेडियस हमारा आर, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी होता है, सॉरी आर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 4 पाई, ये हमारा आंसर है। लॉजिकली दे रहा है क्वेश्चन को बड़ी थोड़ा जटिलता से आपको जो कॉम्प्लेक्स रूप में जो है आपको नहीं समझना है, बस लैंग्वेज क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए कि कह रहा है एक कोई सॉलिड एंगल है, घन कोण है, सॉलिड एंगल इसी को बोलते हैं, ओमेगा को घन कोण बोलते हैं। द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया, एक कोई घन कोण है जिसका गोलीय के केंद्र पर, जिसके गोली के केंद्र पर स्थित है, तो कुल उसका सरफेस एरिया स्थित है गोले पर, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सेंटर जो निकलेगा वो सॉलिड एंगल कितना होगा, तो यही हमारा फॉर्मूला बनता है एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर के देखें ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल आर के क्या 4 पाई आर स्क्वायर बाई रेडियस के स्क्वायर, कट जाएगा आंसर, ये दो आपके आंसर ले जाते हैं। तो सिंपल सा है, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग, याद आ रहा होगा ये कॉस्टिक था या ये भी एक कॉस्टिक था, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप समझ में आएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, थैंक यू। अब आते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है कुछ आपके चैप्टर वाइज से भी उठाए जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला चलाए जाएंगे, बिकॉज कंसोलेशन आपको कंफर्म करना है, ठीक है, आपके डाउट या कंफर्म करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे लोग डायलॉग मारते हैं कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सुबह से शाम हो गया क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ये डायरेक्ट। तो जनरली हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैद्युत वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जनरली आप यहाँ पे ये देखेंगे कि सपोज कीजिए हम एक ऐसा कोई, केमिस्ट्री में भी होता है, आप इसमें भी इस तरह से समझेंगे, यहाँ से हम कोई ऐसा कनेक्ट कर दे रहे हैं जो करंट को यहाँ पे फ्लो करा के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने का काम करता है, रेजिस्टेंस जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अब ऐसे में यहाँ ये बताया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर एक और हम ऐसे कोई बीकर रख रखे हैं, यहाँ पे भी जनरली एक बीकर भी रखते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो आपको स्पेशली ये ध्यान देना पड़ेगा कि मान लो ऐसे कंडीशन में हम किसी बीकर में सॉल्यूशन दैट मीन्स विलयन रखे हैं, मीन्स सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो आपको ये देखा जाएगा ना कि इस पे देयर इज द नो चार्ज, यहाँ पे चार्ज ही अभी नहीं है, यानी वो क्या है कि उस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, यानी इस पे पहले हम इमेजिनेशन करते हैं कि कल्पना करते हैं यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स काम करेगा नहीं, और जब फोर्स नहीं काम करेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो इसके ये विलयन के यानी सॉल्यूशन के जो पार्ट हैं, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है स्टेबल, क्या है स्टेबल मतलब स्थायी है, कोई इधर उधर जा नहीं रहा, स्थायी है, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे हम थोड़ा चार्ज अप्लाई कर देते हैं, चार्ज ला देते हैं, कोई जिंक डाल दिया या कोई और भी ऐसे आप जो है एलिमेंट डाल दिए हैं, अब उसमें हलचल पैदा हो गई, उत्पन्न हो गया, तो उस कंडीशन में जो इसमें डिस्टर्ब होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, विभवांतर। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा डिफरेंस आता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं।
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो पोटेंशियल आप जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, यानी विभव किससे डिनोट करते हैं, V से। तो एक हम पॉजिटिव के लिए लेते हैं और एक क्या लेना, नेगेटिव के लिए। तो जब एक पॉजिटिव के लिए चलते हैं तो यहाँ पे मैंने सपोज किया V1 एंड V2 इज द डिफाइंड एट क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डायपोल मत समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखने मिला कि भाई V1 V2 इज द इतना, इसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो V1 प्लस V2, या आप यही V1 हमारा क्या दिखाता है, प्लस के लिए, और V2 क्या दिखाता है, नेगेटिव के लिए। या तो आप V1 V2 सपोज कर लीजिए, या V1 के लिए प्लस दिखाइए, V2 के लिए माइनस। ठीक है, तो ये भी जो है सॉल्यूशन का अंतर वाला था। अब जैसे सॉल्यूशन के बाहर वाला लेंगे, सॉल्यूशन के बाहर वाला लेंगे तो आप यहाँ ये कहेंगे कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेके जो है यहाँ पे आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में इधर से नहीं। बात को समझिएगा। तो इस जो इक्वेशन हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, प्लस के लिए और माइनस के लिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन मिल रहे हैं और जो इसका वोल्टेज हो रहा, जो बाहरी है, एक्सटर्नल है, बाहरी है, उसका जो विभव, वो दोनों जो इलेक्ट्रोमोटिव के इक्वल होते हैं। यानी आपको लैंग्वेज में ये बोला गया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस ये वोल्टेज, बाहरी वोल्टेज, एक्सटर्नल, समझिएगा, एक्सटर्नल यानी बाहरी, एक्सटर्नल इक्वल टू द V1, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस V, यानी पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए। तो ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। तब बताइए इसको इधर ट्रांसफर आप कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में यहाँ पे V प्लस के लिए प्लस, V माइनस के लिए माइनस, क्या जगह पर कैपिटल V। ओम का लॉ पढ़े होंगे आप लोग, याद आ रहा होगा, V इक्वल टू I इंटू R हो गया। तो V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, V प्लस एंड V आप माइनस इक्वल टू I R। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या सपोज किए थे, R, क्लियर, R सपोज किए थे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इतना हो गया। अब इसमें जो हमारा ये है, इस वाले में क्या है कि ये दिखाएगा कि यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमारे ये प्लस और माइनस है तो दोस्त द कंडीशन ये द सेम डेट, ये देखो भाई ये टोटल आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो इक्वेशन जो बन के आता आएगा, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर V यानी टोटल V से समझाएगा, यानी V के साथ और यहाँ पर आपका आएगा एक कैपिटल V I R नेगेटिव के, आप प्लस E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप इसको इधर लाके I R स्मॉल R हो जाएगा। ये थोड़ा V स्मॉल माने हैं, इक्वेशन जो कहेगा नंबर लाइन कि ये जो स्मॉल वोल्टेज है यानी कम वाला, सबसे छोटा वाला, इसके लिए फॉर्मूला हमारा बनना है I इंटू स्मॉल R। आई इधर आएगा तो क्या, I R इक्वल टू, ये कॉमन क्या है, I कॉमन है, ठीक, I कॉमन नहीं देता, R प्लस कैपिटल R इक्वल टू ये, यहाँ पे करंट आपको फाइंड करना है तो डिवाइड कर दीजिए, I इक्वल टू यानी ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाते हैं। देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ध्यान रखिएगा कि दो तरह से जो है वोल्टेज रहेंगे अलग अलग, एक पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, एक बाहरी के लिए। तो उसमें जो बाहरी रहेगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा यानी कैपिटल R होगा, और जो इन सॉल्यूशन में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, तो वहाँ पर कितना जाएगा, स्मॉल r होगा। तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो बता सकते हैं ना कि R प्लस R यानी क्या, ये इंटरनल है, आंतरिक है, और ये क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी है। तो दोनों का क्या किए हैं, सम अप है ना, सम अप हुआ ना। और यहाँ पे इसका यदि चाहें तो प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, I इंटू R प्लस
R इक्वल टू द E। यहाँ से इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिए गए इंटरनल एंड एक्सटर्नल के रेजिस्टेंसों का सम उसके करंट के क्या गुणज के इक्वल होते हैं। सम ऑफ रेजिस्टेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल विद द प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल टू इज द नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इक्वेशन का था पे। आइए ऐसे थ्योरी कर दे सकते हैं सॉल्यूशन के। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो और दिमाग को आगे बढ़ाते रहो। सो थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने इससे पहले पढ़ा कि धारिता का जो स्थितिज ऊर्जा हैं उन फॉर्मूला पर आधारित किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कभी कैपेसिटर विभव को लेकर पूछे जाते हैं, कभी आपके आवेश और विभव को लेकर पूछे जाते हैं, धारिता को लेकर पूछे जाते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में जो है आपका फॉर्मूला यदि हाफ इक्वल टू U इक्वल टू हाफ CV² आपको मालूम है तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, कहीं के इक्वल कर दिया जाता है, थ्राइस कर दिया जाता है, कहीं उसका एज दो सेम कर दिए जाते हैं तो स्क्वायर में आप क्या जाते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कुछ होता नहीं है, बस जब आप अच्छे तरीके से उसको तैयार करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ जाता है ना। आप क्वेश्चन ये किया जाए कि मान लीजिए आवेशों का पुनः वितरण का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो तीन कंडीशन से आप करेंगे। कौन कौन से तीन कंडीशन होंगे? एक तो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन उभयनिष्ठ हो, मतलब जो कॉमन ले सकें। दूसरा उसको स्थानांतरण करके, और तीसरा जो है उसका लॉस ऑफ एनर्जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द थ्री वे। फर्स्ट इज द कॉमन पोटेंशियल, सेकेंड इज द ट्रांसफर एंड थर्ड लॉस ऑफ एनर्जी। ऊर्जाओं की हानि, दूसरा स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह तक, और तीसरा जो है उसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन। आइए उसी बात पर डिस्कस करते हैं। आवेशों का पुनः वितरण। तो ये इसके तीन वे हैं। फर्स्ट कॉमन पोटेंशियल, दूसरा आपके ट्रांसफर करके, और तीसरा लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जाओं की हानि। यानी उभयनिष्ठ आप बोलेंगे हिंदी में स्थानांतरण और ऊर्जाओं की हानि। तो जिसमें हम समझते हैं इसको कॉमन पोटेंशियल, अर्थात उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या दर्शाता है? दिस इज द सपोज कि यहाँ पर हम ऐसे दो बॉडी लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं A एंड B, और दोनों को इस तरह से रखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। ना ये इस पे प्रभाव डाल सकता है, ना इस पे प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, दोनों की धारणाएं, ये C1 है तो ये क्या है, C2 है। वोल्टेज यदि V1 है तो इसकी वोल्टेज V2 है, इसके चार्ज यदि Q1 है तो इसके चार्ज Q2 है। तीनों अलग अलग हैं और इस तरह से रखे जाते हैं कि ना ही पहला वाला दूसरे पर हावी हो सकता है या दूसरा वाला पहले पे हावी नहीं हो सकता। ये पोटेंशियल का एक रूल है जो कि कॉमन के लिए बात करते हैं। तो अलग अलग यदि हम निकालते हैं, सिंपल सा लगा लेना, तो तीनों का यदि हम अलग चार्जेज निकालते हैं तो चार्जेज में आप ये पढ़ते हैं। जब फर्स्ट बॉडी का लेके चलते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग? Q इक्वल टू CV। पहला तो C1 ये द फर्स्ट ऑप्शन, पहले के लिए A और B। दूसरे लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C2 एंड B2। ये द इक्वेशन नंबर 2। तो कॉमन पोटेंशियल इन द सेम है क्या कि तो अपोजिट में करिए, या दोनों को जो दोनों की चार्जेज हैं, दोनों की चार्जेस क्या कर लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे?
ऐड करेंगे, तब दोनों की आवेश को भी क्या करना पड़ेगा, देखेंगे एक साथ में कितना आ रहा है। तो उस कंडीशन में जब दोनों हमारे धारिता को कवर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर दोनों की चार्जेज हमारे भी ऐड होंगे। दैट मीन्स वन लाइन में बताया जाए तो कुल कितनी चार्जेज हैं, कुल चार्जेस को आप एक साथ ले लीजिए और कुल धारिताओं को ले लीजिए, तो वो किसके इक्वल होंगे, वोल्टेज के इक्वल होंगे। यदि वही आप धारिता पहले लेते हैं और चार्जेस बाद में लेते हैं तो पोटेंशियल के व्युत्क्रम होंगे, उल्टा होंगे। दोनों बात समझ में आ गया। लिखते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं लोग, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू V से डिनोट करते हैं, V से, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, V इक्वल टू Q बाई C, Q बाई C, ये फॉर्मूला होता है। कैपेसिटर में पढ़ते हैं वोल्टेज इक्वल टू Q अपॉन ठीक C। आप देखिएगा थोड़ा उधर निकाल के देखिए क्या बताया जाता है, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या बोला जाता है, वोल्टेज। आई जब हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, C बता देते हैं, या C की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगी, देखिए तो वोल्टेज इक्वल टू C अपॉन Q अपॉन C आएगा ना, B निकालने के लिए। तो ये कंडीशन यही है आपके कि इसमें कुल जितने सम ऑफ चार्जेस, कुल आवेशों का योग अपॉन सम ऑफ कैपेसिटर, सम ऑफ कैपेसिटर, धारिताओं का योग और आवेशों का योग क्या वोल्टेज के इक्वल होंगे। जब वोल्टेज के इक्वल होंगे तो बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे V इक्वल टू क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 और यहाँ पे C1 प्लस C2 एन हुआ। देखिए कुल धारिता, तो धारिता क्या होगा C1 C2, आप कुल विभव तो वह चार्ज, तो कुल चार्ज आवेश यानी Q1 Q2, तो विभव इक्वल हो गया। ठीक है, तब बताइए इस दोनों इक्वेशन से यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, V इक्वल टू Q1 Q2 क्या बच्चे ध्यान करके C1 V1 प्लस Q2 Q2 क्या आपको C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, समझ में आया। कॉमन पोटेंशियल के लिए अब जब कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा निकल गया। यदि यही मैं कहूँ चार्ज निकालिए, क्या निकालिए, चार्ज में क्या इसके अंतर देखने को मिलेगा, आवेशों में फॉर चार्ज, इफ फॉर चार्ज आवेश के लिए चलते हैं तो Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, तो Q1 Q2 क्या हो गया, यहाँ पे आपका है C1 V1 और C2 एंड V2, C1 V2 होगी ना। तो यहाँ पर जो है यदि आवेशों में हम देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या होता है V, यानी पहले के लिए भी हमारा V और दूसरे के लिए भी क्या जाएगा V। तो यहाँ पे जब पुट करते हैं तो बच्चों निकल के आता है यहाँ पे Q1 अपॉन द Q2 इक्वल टू क्या C1 the V and the C2 V, तो V भी कैंसिल, देयर मीन्स C1 अपॉन C2। इस तरह से क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है कि भाई रेशियो का कैपेसिटर रेशियो कितना होगा या चार्जेज रेशियो कितना होगा, कैपेसिटर का ये दिया है वो दिया है, एनर्जी इतना दिया है, तो ऐसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे चार्जेस के लिए। आप यही जो है क्या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जो रेटिंग लगाया गया है ना आवेशों का पुनः वितरण, आवेशों का पुनः वितरण रेशियो में चलेगी तो रेशियो बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज में चलेगी तो ऐड कर लेंगे, ऐसा सिंपल सा ना। अब इसके बाद हम लोग करते हैं यदि ट्रांसफर होते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसफर, जब ये यहाँ से यदि ये इस प्लेट की ओर आता है तो ये अपना ये चार्जेस इसको देगा, और जब इसका अपना चार्जेस इसको दे रहा होगा तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण के लिए जब आएगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेंजिंग ऑफर अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रॉम
1 and 2, तो Q1 माइनस Q2 इस तरह, ठीक है। Q1 से Q2, फिर यहाँ से बदलेगा एक और आ जाएगा, C पार्ट आ जाएगा, B पार्ट आ जाएगा, E पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि C1 है, V1 है, फिर यहाँ पे C2 है और क्या है, V2 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है ना कि पुनः वितरण स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये A से स्थानांतरण होगा किधर, B की ओर, अब B से स्थानांतरण किधर होगा, C के लिए, D के लिए। अदरवाइज यहाँ से फिर ऐसे रोटेट करते हुए हैं B वाले फिर किधर जाएगा, A की ओर चला जाएगा, ऐसे घुमाते एकदम सीधे चले जाएंगे। या इसको ऐसे प्लेट को हम रोटेट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं पहले ही वाला आ जाए, पहले ही वाला आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो C2 है हमारा, C2 और यहाँ पे भी ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, C2 V2 इज द, यहाँ पर आ जाएगा C1 एंड V। C2 V2 इज इक्वल ऑफ C2 C1 में आ जाएगा इसका कैपेसिटर, और ये हो जाएगा आपका उससे पहले का वोल्टेज हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2, ठीक है, तब डैश दे सकते हैं, यानी हमने इसमें चेंज कर दिया, एक जो है चेंज कर देते हैं इफ है मूव के लिए या ट्रांसफर के लिए। तो अब कितना जाएगा आपका C1 V1, ठीक है। अब बताइए इसके लिए क्या है लिखना है, C1 V। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन, C1 बहुत सही, C1 कॉमन ले लिए, तो V1 माइनस V, ठीक है। देखिए ये C1 हो गया, अब यहीं से V1 और V की वैल्यू का अभी हम लोग निकाले हैं, देखिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर ले जाकर कंप्यूट कर सकते हैं हम, सपोजिंग करके देखिए, हाँ ए से, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपार C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो ट्रांसफर करिए हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये जो है AIPFT में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्री-मेडिकल टेस्ट, लॉस ऑफ एनर्जी आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो जनरली ये बहुत ईजी होता है, बशर्ते आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शब्दों को चुने, शब्द क्या आना चाहे और शब्द के अकॉर्डिंग जो है आप चलिए, तो अधिकतर आप बहुत बेटर समझ पाएंगे।